जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग फोर्थ चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। फोर्थ चैप्टर इसी क्लास में ही ख़त्म कर दिया जाएगा और हर एक चीज़ पर विधिवत जानकारी आपको दी जाएगी। जितने भी टाइप के नियम बताए जाएंगे उन पर जो भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी बताया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये समझ लिया जाए। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। पूर्ण संख्या जो कि पीछे वाले ही चैप्टर में हम लोगों ने समझा था पूर्ण संख्या क्या है। पहले पूर्ण संख्या के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर संख्या रेखा, फिर संख्या रेखा पर योग, फिर उनका अंतर, उसके बाद संख्या रेखा का गुणा। ये तीन चीज़ पढ़ना है। मतलब ये जो चार टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये संख्या रेखा पर ही आधारित हैं, जो कि आसानी से आप कवर कर लेंगे अभी। उसके अलावा यहाँ पर पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं होती हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे। उन पर जितने भी नियम उनके आते हैं उनको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया गया था। जैसे प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में जो गिनती में संख्याएं हम लोग लेते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे गिनते जाते हैं, वही क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि यही प्राकृतिक संख्या हम जीरो के साथ ले लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर हम लेते हैं तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, जीरो अगर इसमें ले लिया गया, एक से लेकर के जितनी भी संख्याएं गिनते हैं वो तो प्राकृतिक संख्या है। अगर जीरो भी ले लिया गया उन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के ही नियम हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी चीज़ें हैं उन सबको पढ़ेंगे, लेकिन पूर्ण संख्याओं के लिए। यही चीज़ प्राकृतिक संख्या के लिए भी आती है, पूर्णांक के लिए भी आगे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस वजह से परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, सिर्फ पूर्ण संख्या का पढ़ना है। इस वजह से थोड़ा सा आपके लिए ये आसान पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, आपको पूर्ण संख्या की जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या है तो जो कि आपको बता दिया गया, अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए। यहाँ पर आप उसकी परिभाषा देख सकते हैं कि जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को लेते हैं, प्राकृतिक संख्या कुछ दी गई हो और उसके साथ हम क्या करते हैं, शून्य को भी ले लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पूर्ण संख्या, जिन्हें होल नंबर से भी कहा जाता है, होल नंबर भी कहा जाता है। इनको डब्ल्यू से इसी वजह से डिनोट किया जाता है, क्योंकि होल नंबर को होल में डब्ल्यू होता है, इस वजह से डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है पूर्ण संख्या को। ठीक, जो परिभाषा अभी बताई गई वही चीज़ है। अब आप देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत लिया जाता है, और 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इस बात पे भी आप ध्यान देंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यहाँ आगे जो बातें बताई गई उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सबसे छोटी अगर देखा जाए, सबसे छोटी तो हम मान लीजिए शून्य ले लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी कोई नहीं बताई जा सकती। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आप जानते हैं कि अगर बड़ी की बात किया जाए तो हम तो ऐसे गिनते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाख करोड़ अरब, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे गिनती बढ़ती जाएगी। कोई बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती ना, क्योंकि उसके बाद भी और संख्याएं हैं। लेकिन छोटी में जीरो से पहले कुछ नहीं है, जीरो से छोटा कुछ नहीं है। इस वजह से पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या कही जाएगी, जीरो, लेकिन बड़ी वाली कोई नहीं कही जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ बातें जो कि बाद में भी पढ़ेंगे आप, लेकिन यहाँ देख लीजिए, कर्मागत पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो कर्मागत मतलब लगातार जो भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, लगातार कर्मागत संख्याएं होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जैसे 4 5 6 ये सब कर्मागत है ना, मतलब गैप नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे अभी आप यहाँ 1 2 3 4 5 ये जो भी लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई गैपिंग नहीं है। गैप मतलब ये पता लगा, 1 लिखे फिर 3 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर मान लीजिए 6 7 8 ऐसे सब लिखते चले गए, तो इसमें देखिए गैपिंग है। पता लगा यहाँ 1 के बाद सीधे हमने 3 लिखा, 3 के बाद सीधे 5 लिखा, फिर बाकी एक साथ लिया गया, तो ये 5 6 7 क्रमागत कही जाएंगी। मतलब एक के बाद एक, क्रमागत का मतलब एक क्रम से दिया जाए, एक क्रम से मतलब उसमें गैप ना हो। क्रमागत का मतलब ये हो जाता है कि जो लगातार संख्याएं होती हैं उनकी बात की जाएगी। जैसे 28 29 30 लगातार संख्याएं, कभी भी कर्मागत किसी में भी बोला जाए तो उस श्रेणी में आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या, अभी नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या, तब भी यही चीज़ें लागू होती हैं कि जो लगातार, मतलब लगातार जो भी संख्या होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, कर्मगत संख्या कही जाएगी। जैसे देखिए 52 53 54 55 56 ये सब है कर्मागत संख्याएं, तो इनको कर्मागत संख्याओं के अंतर्गत रखा जाएगा। अब ये चीज़ें आप अगर समझ गए होंगे तो इससे बहुत कम, और अभी आगे भी बात की जाएगी, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं इनके पूर्ण संख्याओं के प्रगुण जो होते हैं, इनके लिए एक मिनट यहाँ पर प्रगुण तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी आप समझ जाइए यहाँ पर कि अभी हम तो संख्या रेखा के जितने नियम हैं इनको भी तो पढ़ने वाले हैं। संख्या रेखा वाला जो भी नियम है हम लोग इसी पेज पे पढ़ने वाले हैं, इसी में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे,
पूर्ण संख्या को, उसको देख लेते हैं। संख्या रेखा से आप परिचित होंगे। जैसे ये देखिए, ये लाइन हम अगर खींचते हैं तो आप जो पढ़ चुके हैं पहले, आपने पढ़ा होगा 7th में, वैसे पढ़ा होगा, या फिर 6th क्लास में, ठीक है। कुछ लोग 6 में, कुछ 7th में, अलग अलग बुक्स में ये 6-7 में ही दिया गया, ठीक है। अब जैसे आपने ये संख्या देखा होगा, इस प्रकार से कोई संख्या आपने देख रखी होगी। एक काम करते हैं सीधे, चलिए इसे हम खींचते हैं, क्योंकि आपको हर जगह ग्राफ तो मिलेगा नहीं, इस वजह से यहीं खींचते हैं, ठीक। अगर आप पूर्ण संख्या में पढ़े होंगे, सॉरी पूर्णांक में पढ़े हैं, आपने ये जरूर पढ़ा है लेकिन पूर्णांक में पढ़ा है, ठीक है। पूर्णांक में क्या करते हैं हम लोग, एक जीरो दिखाते हैं, इधर +1 +2 +3 ऐसे करते चले जाते हैं, इधर -1 -2 -3 ऐसे करते जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है। यहाँ आपके सामने ये तीर इधर नहीं लगी होगी। ना लगने का मतलब क्या है, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, समझ जाइए, शुरुआत कर रहे हैं, और जहाँ से शुरुआत होती है, जैसे अब इसके पीछे तो कोई संख्या नहीं मिलेगी ना, इससे छोटी तो संख्या मिलेगी नहीं। इस वजह से यहाँ पूर्ण संख्या का नियम ये होगा कि इसके आगे लाइन बढ़ाई नहीं जाएगी, जबकि यहाँ आगे तीर का निशान लगा होने से ये पता चल जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें और आगे संख्याएं ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें आप आगे लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आगे 11 12 13, ऐसे जहाँ तक है पूरा लिखते चले जाएंगे। 14 15 16 17 18 और 19, ऐसे और भी, मतलब आगे चाहे जितना लिखते चले जाइए। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो जाता है संख्या रेखा पर निरूपण किसका, पूर्ण संख्याओं का। जैसे आपसे बोला जाए पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक। इधर तीर मत लगाइएगा, उसका रीजन क्या होता है, तीर आप लेफ्ट साइड लगाने का मतलब तीर और भी संख्याएं आगे होंगी, तीर ना लगाने का मतलब बस यहीं से शुरू है, ठीक है। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन आने का मतलब अभी देखिए, इसी से आप समझेंगे कि कैसे हम लोग संख्या रेखा से ही जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे। जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक। यहाँ जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, जैसे इसको 3 हम ठीक से कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और तो शायद सब दिख रही होंगी। ये 7 है, ये है 8, उसके बाद 9, ये है 9, 10 11 12 13 14 15 16, ये है 16 17 18 19। अब देखिए यहाँ हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण हो जाता है पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। ये पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण आ जाता है। अब देखिए हम लोग योग पढ़ेंगे, फिर अंतर पढ़ेंगे, फिर गुणा पढ़ेंगे। भाग का नहीं दिया गया है, सिर्फ हमको पढ़ना है योग, अंतर और गुणा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपसे बोला जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संख्या रेखा पर आप इसको जोड़िए, तो हम प्रश्न पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर देंगे। आप एक एक करके नोट करते चलिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे, आप समझेंगे नहीं कि अरे इसी, जैसे आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पूर्ण संख्या आपने लिख लिया, वहाँ पर लिख लिया होगा। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा पर आप लिखेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण, पूर्ण संख्याओं का निरूपण, ठीक। पूर्ण संख्याओं का निरूपण, ये चीज़ आप लिखेंगे, उसके बाद ये आप बना लीजिए, ठीक। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में आपने पूर्ण संख्या की परिभाषा लिख रखी है। अब सेकेंड टॉपिक में क्या करेंगे, आप ये बना लेंगे। अब आगे का काम देखिए, आगे का काम क्या है, एक मिनट, पूर्ण संख्याओं का। अब आगे हम लोग तीसरे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले पूर्ण संख्याओं का जोड़। क्या पढ़ने वाले हैं, जोड़ पढ़ने वाले। थोड़ा सा आपको अगर कहीं अलग लिख देते हैं इसको, चलिए ठीक है अलग से करते हैं, हम आपको करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक का काम हो गया होगा। आप संख्या रेखा पर इसको लिख करके आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आप नोट करेंगे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का जोड़। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का जोड़, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, संख्या रेखा पर हम लोग पूर्ण संख्याओं का जोड़ पढ़ने वाले, ठीक। तो देखिए जैसे आपसे बोला जाए कि 2 धन 3 करिए, आपसे बोला जाए संख्या रेखा पर क्या करना है, 2 और 3 को जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। अब देखिए
हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। आपको शुरू करना है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आगे दिखाते चले जाएंगे जहाँ तक ऐसे आगे तीर लगा दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, 2 और 3 को जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे 0 से आपने यहाँ पर आगे कदम रखा 2 तक, और फिर 2 से कितने आगे बढ़ना है, देखिए 2 पर पहुँचने के बाद 1, 2, 3, मतलब कहने का मतलब क्या है, हम लोग को यहाँ पहुँचना है। ठीक, तो 2 यहाँ आगे और यहाँ पर 3 पहुँच गए। ठीक, 2 और 3 पर पहुँचने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, 5 पर। तो यहाँ पर जो जोड़ आ जाएगा, 2 और 3 का जोड़ जो आता है वो 5 हो जाता है, यही हो जाएगा। कुल मिला के कहीं कहीं ये इस प्रकार से भी दिखाया जाएगा, जो कि हो जाता है 5। ठीक है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। कहीं कहीं क्या होगा, जैसे आप ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसी में थोड़ा सा बनाने का तरीका बदल रहा हूँ बस। ठीक है, आप देखेंगे सरकारी बुक जो कि 8वीं कक्षा में लगती है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें इस प्रकार से बना मिल सकता है आपको। जैसे देखिए ये दिखाया जाएगा इस तरीके से, 1 से 2 तक, और 2 से फिर से हम कहाँ पहुँचेंगे, 5 तक। तो आप बाध्य नहीं है कि ऐसे ही बनाइए, फिर जो आंसर आएगा ये इस प्रकार से दिखा दिया जाता है। ये आंसर जो होगा आपका वो कुछ इस प्रकार से दिखा दिया जाएगा। तो इसमें बाध्य नहीं है। आप जैसे देखिए ये इधर गए, फिर इनका जोड़ ये हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब 1 से 2 ये हो जाता है 2, और ये 3, इसके बाद इसका जोड़ जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5वें पर आ गया ये 5। ठीक, तो कुल मिला के क्या है, ये 2 जोड़ा गया और यहाँ 3 जोड़ा गया, कुल मिला के कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका जोड़ आ गया 5। अब ऐसे ही और संख्या मिल सकती है। और संख्या की बात करें तब, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाए, दूसरा क्वेश्चन हम लिखने चल रहे हैं, बोला जाए कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे 4 धन 5 ऐसे कर दिया जाए, आपका काम वही होगा। आप संख्या रेखा खींचिए। ठीक, संख्या रेखा खींचने के बाद क्या करना है, जैसे इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। ठीक, और ये 10 मान लीजिए आ जाए। ठीक, आगे बढ़ा दीजिएगा तीर। अब क्या करेंगे, आप पहले 4 पे जाइए। 4 पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमने कहा चाहे आप अपने मन से, बाध्य नहीं है कि बिल्कुल जैसे आपकी बुक में या सीरीज में बनाया वैसे बनाइए, आप अपने मन से 0 से जाएंगे 4 पर, फिर 4 से फिर से, जैसे 4 तो आसानी से पहुंच जाते हैं, अब यहाँ गलती कर जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब 5 कदम आप और आगे जाएंगे, 5 खाने आप और आगे जाएंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और इनका जो जोड़ आएगा, इनका जोड़ आप दिखा देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है 5, नहीं तो आप 9 समझ लें, ये है 9। ठीक, इनका जोड़ आ जाएगा 9। अब इनको जैसे उस तरीके से जो अभी दिखा रहे थे उस तरीके से बनाने का सिर्फ इतना मतलब होता है, थोड़ा सा सही लगने लग जाता है। सही लगने का मतलब क्या है, ये डायग्राम जो है ये देखिए, अब जैसे एक ही क्रम में, अब चूंकि कॉपी में देखेंगे लाइन खींची गई होती है ना, तो लाइन से थोड़ा सा आसान, मतलब ये खींचना भी आसान होता है और देखने में भी क्या लगता है, थोड़ा सा सही लगता है, स्पष्ट लगता है, इस वजह से ऐसे बनाया जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसके लिए प्रेशर नहीं रखना मन में, आपको क्या करना है, इसको हल कर देना है अपने तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा 9, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी संख्या मिल जाए, संख्या रेखा पर जोड़ना कठिन नहीं है। 4 जैसे है, 4 आप 0 से उठे 4 पर पहुंचे, फिर 5 खाना और आगे बढ़ गया, जितना दिया गया होगा इसी प्रकार से आप आगे काम करते रहेंगे। अब देखिए जोड़ के बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं संख्या रेखा पर घटाव कैसे करेंगे। अब घटाव का आप देख लीजिए, संख्या रेखा पर घटाव, जो कि अगला टॉपिक है, घटाव अगला टॉपिक है, संख्या रेखा पर घटाव। यहाँ पर ये संख्या थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, हाँ ये संख्या रेखा पर घटाव। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे आप, इसमें भी बिल्कुल वैसे, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में आ जाएगा मान लीजिए 5 ऋण 2। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये है पूर्ण संख्या का घटाव, इसी वजह से कभी भी यहाँ आगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या इधर पीछे नहीं मिलेगी, मतलब इसका उत्तर कभी ऋण में नहीं आएगा। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जैसे यहाँ पर अगर ऋण में आ गया तो ऋण तो पूर्णांक में आता है ना, ये पूर्णांक का क्वेश्चन है नहीं, तो इस वजह से पूर्णांक वाला क्वेश्चन जो भी होगा उसमें ही ऋण वाला आंसर आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ हम 0 से शुरू किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप आगे ऐसे थोड़ा ज़्यादा बना दिया करिए, ऐसा नहीं जितने का काम है उतना ही बनाइए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये भी बहुत आसान है, पहले 5 जाइएगा, आप 0 से जाएंगे कहाँ, 5। ठीक, अब कम कर दीजिए, कितना कम करना है, माइनस, जैसे देखिए
धन होने का मतलब आगे बढ़ना, ऋण होने का मतलब पीछे बढ़ना। ऋण 2 करना है तो आप 2 खाना पीछे आ जाइए। अब आंसर कितना आ गया 3, जिस पर आकर के रुकेंगे वही आंसर आ जाएगा। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका हम आपको दिखा देते हैं, जैसे अभी वहाँ दिखा रहे थे। पहले हम जाएंगे कहाँ, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा ताकि नीचे भी बनाया जा सके। ये हम पहुँच गए, ये कहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग आ गए हैं 5 पर सीधे। अब 5 से हम लोग वापस 2 खाना आएंगे, तो वापस 2 खाना आने का मतलब क्या है कि यहाँ पहुँचना। वापस 2 खाना आने का मतलब ये हो जाता है इस जगह पर पहुँचना। तो अब ये वापस जो है पहुँचे हैं 3 पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम गए 5 पर गए थे, फिर वापस कितने पर आए 3, सॉरी वापस 2 खाना आए ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए वापस जितने पर आए हैं 2 खाने पर आए हैं, और फिर से जो आंसर आ जाएगा वो जितने पर लास्ट में हम लोग रुके होते हैं वही आंसर हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसका ये आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या होगा 3 होगा। अंतर तो आप जानते रहेंगे ना, उतना दिख भी जाएगा आपको। लिखना सिर्फ ये है कि संख्या रेखा से बना करके लिखना होता है बस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 5 ऋण 2 का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से और भी काम आप कर सकते हैं। जैसे 8 मान लीजिए, इसी जगह 5 यहाँ 8 हो, तो 8 की जगह क्या करेंगे, पहले आप 8 जाएंगे, 8 से फिर 2 खाना पीछे आ जाएंगे। जितना रहेगा पहले आगे जाइएगा, फिर जितना माइनस करना होगा उतना पीछे आ जाइएगा, बस, ठीक है। अब ये हो गया घटाव। इसके बाद गुणा हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, गुणा। अब इसके बाद हम लोग गुणा पढ़ेंगे, और संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए 3 गुणे 2, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। 3 को 2 बार दिखाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे 0 से शुरू किया जाता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से गए। पहले 3 का 2 गुना, मतलब 3 का 2 गुना, मतलब 3 का 2 गुना मतलब 3 3 2 बार कर देना बस। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। 3 एक बार हमने किया, फिर आगे क्या करेंगे 3 खाना और चले जाएंगे। 3 खाना 1 2 3, 3 खाना हम लोग यहाँ पार्ट देखा करिए, ये 3 खाना हो गया, ठीक है। अब कुल मिला के हम पहुँचे कितने पर हैं 6 पर, आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे इस तरीके से बनाइए, और चाहे जो अभी बताया गया है आपको उस तरीके से। जैसे 3 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 6, हम लोग 6 पर पहुंच चुके हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ गुणा वाला नियम चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इनको दूसरे तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ दूसरे तरीके से कैसे दिखाया जाएगा, दूसरा तरीका ये है जो हमें इस प्रकार से दिखा रहे थे, थोड़ा सा सही ढंग से दिखा रहे थे। 3 एक बार जाएंगे हम लोग, 3 फिर से एक बार जाएंगे, तो 6 हो जाएगा ना। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाता है इसका आंसर 6। अब कभी कभी आंसर हम लोग नीचे दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ऊपर ही जरूरी नहीं है दिखाना, यहाँ पर भी दिखा देते हैं। तो ये 6 इसका, ये जो है 6 आंसर आ जाएगा। ये है 3 और ये है 3, ठीक है। ये 3 3 है, तो कुल मिला के 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अपने आप, ठीक। 3 दूनी 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 गुणे 3 6 नहीं, 3 गुणे 3 9 होता है। यहाँ हम गलती से बोल दिए। 3 धन 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब 3 गुणे 2 करने का मतलब 6 हो गया। 3 3 3, अभी ये 3 बार होता तो हम और आगे बढ़ जाते। जैसे यही सिर्फ 2 2 संख्याओं का नहीं, 3 3 संख्याओं का भी आता है। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं ऐसा उसमें आएगा, इसमें जाने दीजिए, जोड़ में आता है, जोड़ में, ऐसा जोड़ में आता है। जैसे 3 3 संख्याओं का जोड़, जैसे 2 धन 3 धन 4 आ जाए, तो क्या करना होता है, ये लाइन आप जल्दी से खींच लीजिएगा। लाइन इतनी तिरछी कौन खींचता है। यहाँ क्या करिएगा, जैसे 2 पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ इससे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, और 10 आगे बढ़ाते चले जाइएगा। यहाँ हमारे पास समय कम है, तो इस वजह से 2 पर जाएंगे पहले, फिर 3 खाना और जाएंगे, फिर 4 खाना जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक। यही आंसर हो जाएगा। आंसर आप चाहे ऊपर दिखा दीजिएगा चाहे नीचे दिखा दीजिएगा, ठीक। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग गुणा भी पढ़ चुके हैं, और अरे इसमें गुणा जैसे जो भी आएगा तो आएगा। जैसे 5 गुणे 2 होता तो हम 5 एक बार जाते, फिर 5 एक बार जाते, इस प्रकार से कर सकते थे। अब देखिए संख्या रेखा पर जोड़ घटाव गुणा भाग, गुणा तक हो गया, भाग नहीं है। इस वजह से हम लोग जो भी चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। तो अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब देखिए इसकी आगे की समस्या आपके लिए थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। देखने में अजीब लगता है लेकिन वो अजीब है नहीं, ठीक है। अजीब ना होने का क्या मतलब है, अजीब ना होने का मतलब ये है कि जितना आपको लगता है उतना अजीब नहीं होता है।
वो क्या होता है ना कि जैसे लिखने में पता लगा नियम लिख रहे हैं तो आपकी हालत ख़राब हो रही है, समवरक नियम क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, तो उसको देख करके आपकी हालत ख़राब होती है। तो यहाँ हालत नहीं ख़राब करनी है, यहाँ पूर्ण संख्याओं के ही ये संक्रियाओं के प्रगुण पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनका भी। यहाँ देखिए ये नहीं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए इनके प्रगुण में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रगुण में पूर्ण संख्याओं के योग का प्रगुण है। देखिए योग, अंतर, गुणा, भाग, ठीक, मतलब योग और घटाव, गुणा और भाग, ये चार का नियम आता है, ठीक है। तो कौन लागू होता है कौन नहीं होता, ये बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं योग का संवरक नियम। ध्यान से देखते चलिएगा, हम इसी में अंतर वाला भी बताएंगे। देखिए योग का संवरक नियम क्या होता है, पहले इसको समझ जाइए। संवरक नियम देखिए बोला गया है दो संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, यही है संवरक नियम। जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 5 और 3 करें, जोड़ के आ जाए 8, आए तो पूर्ण संख्या ही, ये 8 पूर्ण संख्या है ना। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए 0 + 3, तो 3 आ जाए, 0 भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, इनका जोड़ भी पूर्ण संख्या, यही चीज़ है बस, और कुछ है नहीं। जैसे देखिए 5 और हम 8 कर दिए, 8 5 13, 13 भी पूर्ण संख्या, मतलब ये भी पूर्ण, और जिनका योग जो आएगा वो भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसके अलावा 7 और 14 मान लीजिए कर दिए तो कितना आ जाएगा 21, तो ये भी देखिए 7 भी पूर्ण संख्या है, 14 भी पूर्ण संख्या है, 21 भी पूर्ण संख्या है। कुल मिला के दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या, यही बात है बस, और कुछ नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, योग का संवरक नियम, ठीक। जबकि योग का पूर्ण संख्या मतलब योग का संवरक प्रगुण होता है, इसके लिए सत्य होता है, लेकिन अंतर में, घटाव में, यहाँ पर हम उसी को लिखते चलेंगे, घटाव में संवरक प्रगुण नहीं होता, नहीं होता। अब जैसे हम देख लेते हैं, जैसे अब आपसे बोला जाए 5 ऋण 6 कर दीजिए, जोड़ तो हम कर सकते हैं, 5 धन 6 अगर करना हुआ तब कर सकते हैं, 5 और 6 यहाँ कर देते हैं। जैसे जोड़ वाले में देखिए 5 और 6 का जोड़ कितना आ जाएगा, 6 5 11, 6 5 11। लेकिन अब यहाँ देखिए ये पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन घटाव में देखिए 5 में से 6 जाएगा ऋण 1, तो ये तो हमेशा सत्य नहीं होगा ना, कभी कभी सत्य भी होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मान लीजिए हम 6 में से 5 घटा दिए होते तब तो हो ही जाएगा, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होता। इसी वजह से ये जो है घटाव में संवरक प्रगुण नहीं माना जाता, मतलब सत्य नहीं माना जाता है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, और कोई ले लेते हैं, जैसे यहाँ 5 धन 8 किया गया, यहाँ 5 ऋण 8 कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऋण 3। अब उसका कारण समझिए, ये प्रगुण नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, लेकिन इनका घटाव पूर्ण संख्या नहीं है ना, ऋण में आ जाए। यहाँ पर आंसर किस में आ रहा है, ऋण में आ रहा है। तो ऋण जो है ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक में आती है, ना कि पूर्ण संख्या में। देखिए 5 पूर्ण संख्या, 6 पूर्ण संख्या, जबकि ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ देखिए 5 पूर्ण संख्या, 8 पूर्ण संख्या, जबकि ऋण 3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये पूर्ण संख्या का अंतर है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो अंतर में इसी वजह से क्या होता है, संवरक नियम नहीं होता है, संवरक प्रगुण लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से पूछा जाता है, एग्जाम्पल देकर के आप बताइए। तो इसी पेज में हम एक साथ बताते हैं, ज़्यादा समझ में आता है, इस वजह से एक साथ हम इसको लेकर चल रहे हैं। जैसे 7 धन 14 की 21, तो ये 7 भी पूर्ण संख्या, 14 भी पूर्ण संख्या, 21 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन आप यहाँ दूसरा एग्जाम्पल था, तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, जैसे 7 ऋण 14 हम कर दिए तो कितना आ जाएगा, ऋण 7। तो देखिए 7 तो पूर्ण संख्या, 14 भी पूर्ण संख्या, लेकिन ऋण 7 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस वजह से ये संवरक नियम लागू नहीं होगा, हमेशा नहीं लागू होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है, जैसे योग का संवरक प्रगुण यहाँ होता है, जो कि एग्जाम्पल हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए घटाव का संवरक प्रगुण नहीं होता है, ये आपके सामने एग्जाम्पल इसका है। इसके बाद देखिए क्रम विनिमय नियम, बहुत ज़्यादा आसान है। क्रम विनिमय नियम भी योग के लिए होता है, जबकि अंतर के लिए नहीं होता, वो चीज़ हम यहाँ बता देते हैं। योग का क्रम विनिमय पहले देख लिया जाए, योग का क्रम विनिमय, ठीक है। क्या होगा, आप कभी भी दो संख्या जोड़ेंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 धन 3 हमने लिया, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 और 3 का जोड़ कितना आ जाएगा, 5, और 3 और 2 का जोड़ भी कितना आएगा, 5 आएगा, कोई अंतर नहीं है ना, मतलब दोनों का मान बराबर आ रहा है। क्रम विनिमय का मतलब क्या, क्रम का बदलना, जैसे 2 धन 3 या 3 धन 2 करेंगे, वैल्यू 5 ही आनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 धन 3 करेंगे तो 9 आएगा, 3 धन 6 करेंगे तब भी 9 ही आएगा। कहने का मतलब ये देखिए क्रम बदल रहे हैं हम, क्रम विनिमय इसी को बोला जाता है। 6 धन 3 कर रहे हैं तब भी 9 आ रहा है, 3 धन 6 कर रहे हैं तब भी 9 आ रहा है।
तो ये होता है योग का क्रम विनिमय नियम। लेकिन अंतर में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अंतर में, अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। इसको हम अलग से बता देते हैं। घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ठीक, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्या कर रहे हैं, 3 ऋण 2 कर दीजिए, 1 आएगा। लेकिन 2 ऋण 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? ऋण 1 आएगा। बराबर नहीं आ रहा है ना, कभी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 7 ऋण 5 कर देंगे 2 आ जाएगा, जबकि 5 ऋण 7 कर देंगे ऋण 2 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि क्रम बदलने पर मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ योग में देखिए, 2 धन 3 किए 5 आए, 3 धन 2 किए तब भी 5 आया, 6 धन 3 किए तब भी 9 आया, 3 धन 6 करेंगे तब भी 9 आएगा। कहने का मतलब हम क्रम बदल रहे हैं लेकिन मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए 3 ऋण 2 कर रहे हैं 1 आ रहा है, 2 ऋण 3 कर रहे हैं ऋण 1 आ रहा है, 7 ऋण 5 कर रहे हैं 2 आ रहा है, 5 ऋण 7 कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है? तब ऋण 2 आ रहा है। कहने का मतलब ये घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा, योग में नियम लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखते चलेंगे। अब योग का तत्समक अवयव, तो योग का तत्समक अवयव ये ध्यान रखिएगा, किसी संख्या में 0 जोड़ने पर, जैसे देखिए तत्समक अवयव क्या होता है? योग का तत्समक, गुणा का नहीं, योग का। तो आप वो संख्याएं बताइएगा जिनको जोड़ने पर संख्याओं का मान नहीं बदलता। जैसे देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 7 ही आएगा। 5 में 0 जोड़िएगा 5 ही आएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ शून्य जो है वो योग का तत्समक अवयव है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये शून्य क्या है? शून्य जो है योग का तत्समक अवयव है। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो क्या होता है? उसका मान वही आता है जिसमें जोड़ा जाता है। जैसे 5 में हमने 0 जोड़ा तो 5 आया, 7 में 0 जोड़ा 7 आया, 6 में 0 जोड़ा 6 आया। ठीक, तो योग का तत्समक अवयव आपसे अलग से पूछा जा सकता है तो क्या बताएंगे आप? शून्य जो है योग का तत्समक अवयव होता है। ठीक है, और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ योग वाले में क्या होगा? शून्य। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य होता है। अब साचर नियम पे ध्यान देते हैं। साचर नियम, योग का साचर नियम क्या होता है? देखिए बहुत आसान है, यहाँ एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा इसको करके। देखिए सब चीज़ ये लिखते चलिएगा, अगर आपको समस्या लगे तो ये इसी वजह से यहाँ पर हमने ले रखा है ताकि आप इसकी परिभाषा जो भी चीज़ें हैं उसको आप लिख सकें, नियम क्या कहता है वो चीज़ें लिख सकें। यहाँ देखिए प्रगुण में 3 संख्याओं के योग में कभी भी 2 संख्या का योग करके फिर तीसरे वाले का जोड़ेंगे तो हमेशा मान वही रहता है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ परिभाषा जो दी गई उसको मैं लिख करके वैसे बताने चल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जो आपके सामने दिया गया उसको आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने मन से बताने चल रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपके सामने ये 3 संख्या है, 2 3 5 है। ठीक, और ये जो साचर नियम है ये क्या कहता है? जैसे चाहे हम 2 और 3 जोड़ के तब 5 जोड़ेंगे जितना आएगा, 5 और 3 जोड़ के तब 2 जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 और 3 पहले जोड़ लेते हैं फिर 5 जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्या मिलेगा? 2 और 3 जोड़ने पर 5 मिल जाएगा, और 5 और जोड़ना है तो कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक, अब अगर हम यही काम ऐसे करते हैं, पहले 2 ना जोड़ करके पहले क्या कर लें? 3 और 5 जोड़ लें। देखिए 2 धन 5 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8, 8 2 कितना हो जाता है? 10। कहने का मतलब क्या है? दोनों मान बराबर आया है। अब चाहे इन तीनों में, जैसे 3 संख्या हैं, हम इसमें से 2 पहले चाहे जो ले लें फिर तीसरा जोड़ेंगे, मान नहीं बदलेगा। जैसे हम 2 और 5 जोड़ के तब 3 जोड़ेंगे तब भी तो 10 आएगा। यही है आपका क्या है? यही है योग का साचर नियम। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया, इसमें 2 3 4 लिया गया, पहले 3 और 4 जोड़ा गया 7 आ गया, फिर अब जो 2 था उसको जोड़ दिया गया 9 आ गया। वैसे यहाँ देखिए 2 और 3 जोड़ने के बाद यहाँ पर 4 जोड़ते हैं अगर, तब भी 9 ही आ रहा है। देखिए 2 और 3 जोड़ दिए 5 आ गया, और 4 जोड़ दिए 9 आ गया। कुल मिला के दोनों का मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, मान वही आ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? योग का साचर नियम लागू होता है। मतलब योग मतलब जोड़, जोड़ का साचर नियम है, अंतर का नहीं होगा। अंतर वाला एग्जाम्पल अभी हम दिखाने चल रहे हैं, परेशान नहीं होना, अंतर का हम दिखाने चल रहे हैं। ठीक है, जैसे इसी चीज़ में अगर हम अंतर वाली बात करते हैं, योग वाला समझ गए आप? योग में क्या करना है आप खुद देख सकते हैं कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का जोड़ करने के बाद तीसरा जोड़िए, मान हमेशा वही आएगा। ठीक है, चाहे आप 2 3 पहले लेकर तब 5 जोड़ेंगे, 3 5 लेकर के तब 2 जोड़िए, चाहे 2 5 लेकर के तब 3 जोड़ेंगे, हमेशा 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाइए। अब इसके बाद देखिए,
अब अगर अंतर की बात करें, हम जो एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं इसी में अंतर हम लगाने वाले, ठीक है। अंतर में साचर नियम लागू नहीं होता, ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये आप लिखिएगा। तो हमने देखिए जितने योग वाले बताए उसी के साथ में अंतर वाले बताए, और लागू नहीं हो रहे हैं इस वजह से हर बार बताया गया कि हाँ ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अंतर मतलब घटाव में, ठीक। अंतर में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक। अब जैसे देखिए, मान लीजिए 2 3 4 दिया गया था, 2 3 और 4। अब हम अंतर वाला नियम यहाँ बताने चल रहे हैं, ठीक। मान लीजिए 2 ऋण 3 और ऋण 4 हम इस प्रकार से करते हैं, मतलब पहले 3 और 4 घटा के तब 2 घटाएंगे, ठीक है। 2 में से घटाएंगे, तो देखिए 2, पहले हम क्या करें, 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी, आप जैसे कुछ कमज़ोर बच्चे हैं उनकी वजह से हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करने चल रहे हैं। जैसे 5 6 7 ले, सॉरी 5 4 और 3 ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखिएगा आप, जैसे 5 और ऋण फिर 4 ऋण 3, हम क्या कर रहे हैं, पहले 4 और 3 घटा देंगे तब 5 में से उसको घटाएंगे। 5 ऋण 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। कुल मिला के यहाँ पर जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा 4। अब हम क्या करने वाले, 5 में से 4 पहले घटा देंगे, तब क्या करेंगे 3 घटाएंगे, ठीक। देखिए क्या मिलता है, 5 ऋण 4 मतलब 1, और 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा ऋण 2। तो देखिए दोनों जगह अंतर आ गया कि नहीं, पता लगेगा। आप सोच रहे हैं कि अरे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम लोग समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं देखिए कि दोनों स्थितियां सेम बनाएंगी, इसमें भी देखिए इसमें भी देखिए, दोनों स्थितियों में देखिए सेम नहीं है ना। इसमें देखिए हम पहले क्या किए, 4 में से 3 घटाए तब 1 कितना आया, 1 आया। तो 5 में से 1 घटा दिए, कितना आ गया 4। यहाँ 5 4 पहले, मतलब इसमें से इसको पहले घटा के तब इसको घटा रहे हैं, जबकि अभी यही योग होता है, मतलब जोड़ होता है, तो हम 4 3 7 कर लेते तब 5 जोड़ते तब भी उतना आता है, 5 4 9 करके फिर 3 जोड़ते तब भी वही आता है। लेकिन यहाँ देखिए सेम चीज़ नहीं मिलेगा, कहने मतलब अंतर में साहचर्य का नियम लागू नहीं होता। आप चाहे जो आप ले लीजिएगा, पहले जैसे 4 3 हमने घटा के 5 घटाए, 5 में से उसको घटाए तब देखिए अलग आया, 5 4 घटा करके तब जो है उसमें से 3 घटाए तो उसमें अलग आ गया, ठीक है। कुल मिला के ऐसे चाहे जितने एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे हर बार आपको दोनों अंतर मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों में अलग अलग उत्तर मिलेगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप स्वयं से भी कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। योग का साचर नियम आपको समझ में आ गया होगा, जबकि अंतर वाले में साचर नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए गुणा। गुणा के लिए क्या करना है, परेशान नहीं होना। गुणा और भाग, जैसे वहाँ जोड़ हमने घटाव बताया, वैसे यहाँ गुणा और भाग बताएंगे, ठीक। गुणा और भाग बताएंगे, और इसको ध्यान देते चलिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सीरीज ले लेते हैं, उसमें दे दिया गया, यहाँ क्रम से हम इसी वजह से बता रहे हैं ताकि समस्या ना हो। अब देखिए पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण, मतलब क्या है, ये समरक होगा। समरक होने का क्या मतलब है, समरक नियम सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं का गुणा क्या आएगा, पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर ये लाइन आप देखिएगा, यही है गुणा का समरक नियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो बातें आपको बताई गई हैं यही कहा गया है कि 2 पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा सदैव क्या आता है, पूर्ण संख्या। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 और 5 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। इनका गुणा क्या है, 10 आया, 10 भी पूर्ण संख्या है। 3 और 6 का गुणा 18 आया, 3 भी पूर्ण संख्या, 6 भी पूर्ण संख्या, 18 भी पूर्ण संख्या। 7 और 5 के गुणा 35 आया, 7 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या और 35 भी पूर्ण संख्या है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन भाग में ये नियम लागू नहीं होता है, जैसे वहाँ जोड़ और घटाव वाला हमने बताया, वैसे ही भाग में समवरक प्रगुण लागू नहीं होता। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, ऐसे बोला जाए 3 को 2 से भाग करना। 3 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, सॉरी 3 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ दशमलव में उत्तर आ जाएगा ना, दशमलव मतलब 1.5 आ जाएगा। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है ना। हम ये बता रहे हैं कि जैसे 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा हम पूर्ण संख्या है तभी ये नियम लागू होगा, वैसे ही 2 पूर्ण संख्याओं का भाग भी पूर्ण संख्या। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी लागू भी होगा, लेकिन ये हम लोग वो बात करते हैं कि हमेशा लागू होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है पता लगा किसी में हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है, पता लगा हम 4 को 2 से भाग कर रहे हैं तब 2 आ रहा है, तो वहाँ तो लागू हो रहा है, लेकिन हम उनकी बात करते हैं कि हमेशा लागू नहीं होता है। अगर आपको ये लिखना थोड़ा सा अजीब लगे तो आप ये लिखा करिए कि हमेशा लागू नहीं होता, ठीक है ना। कभी कभी लागू होगा, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम लोग
पूर्ण संख्याओं में कोई भी ले लेते हैं, जो भी संख्या, जैसे 7 को हम 2 से भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, 3.5 मिल जाएगा। तो ये 3.5 या 1.5 ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत थोड़ी होती हैं, ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं लिए जाते हैं। ये किस में लिए जाते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत। ठीक है, इसको किस में लिया जाता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो इस वजह से आप समझ जाइए भाग का जो है ये समवरक नियम लागू नहीं हो, भाग में क्या होता है, समवरक नियम लागू नहीं होता है। अब क्रम विनिमय देख लेते हैं। क्रम विनिमय में भी वही हाल है, दो संख्याओं का देखिए, 2 को 5 से गुणा किया जाए चाहे 5 को 2 से गुणा किया जाए, हमेशा 10 आएगा। मतलब क्रम बदलने पर, जैसे योग वाले में था कि क्रम बदलने पर जोड़ का मान बदलेगा नहीं, जैसे 2 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, वैसे ही यहाँ 2 और 5 का गुणा करेंगे, 5 और 2 का गुणा करेंगे, 10 ही आता है। ठीक है, मतलब 2 गुणे 5 करेंगे तब भी 10 आ रहा है, और 5 गुणे 2 करेंगे तब भी 10 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 3 गुणे 6 करिए, 6 गुणे 3 करिए, मान तो वही आना है। 7 और 4 को गुणा करिए, 4 और 7 का गुणा करिए, मान वही आना है। ठीक है, कहने का मतलब ये देख लीजिए कि दो पूर्णांकों के गुणन का क्रम बदलने से उनके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लेकिन वाली बात जहाँ आ जाए वही मुसीबत है। तो आप ये समझ जाइए कि ये नियम भाग पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो हम बता देते हैं भाग में नियम लागू नहीं होता है, भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। जैसे देखिए, मान लीजिए हम 5 को 2 से, सॉरी 5, हम ऐसी संख्या लेते हैं जो सही हो। जैसे मान लीजिए 10 को हम 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर हम 5 को 10 से भाग करेंगे, क्या तब भी 2 आएगा, तब 0.5 आ जाएगा। अंतर आया कि नहीं आया, मतलब ये है कि गुणा में क्या कर रहे थे, अभी हम 10 को 5 से गुणा करते 50 आता, 50, 5 को 10 से गुणा कर देते तब भी 50 आएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए भाग में क्या होगा, 10 को 5 से भाग किए 2 आया, लेकिन 5 को 10 से भाग करेंगे तो 2 नहीं आ रहा है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर भाग का नियम लागू नहीं होता, भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। जैसे 4 को हम 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, लेकिन 2 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 2 नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.5, यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक, तो ये आ जाएगा। ऐसे और भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। अंतर मतलब ये क्रम बदलिएगा, देखिएगा मान वो नहीं मिलेगा, मान अलग ही मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, जबकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ एक गुणा का प्रगुण है। गुणा का प्रगुण क्या है, शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमेशा उत्तर जो आता है वो शून्य आता है। तो पूर्ण संख्याओं में से किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है, शून्य आता है। इतनी बात की जानकारी आपको होगी। अब देखिए गुणा का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव क्या बताया गया था, शून्य बताया गया था। किसी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। लेकिन गुणा के तत्समक अवयव में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या बताया, पूर्णांकों में से किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। इसी वजह से 1 को क्या कहते हैं, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो इतनी बात समझ आनी चाहिए आपको कि योग का तत्समक अवयव क्या होगा, सॉरी गुणा का तत्समक अवयव होगा। ठीक है, एक जो है गुणा का तत्समक अवयव होगा, क्योंकि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। किसी संख्या में अगर शून्य जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, वही संख्या मिल जाएगी। ठीक, यहाँ देखिए 0 को 1 से गुणा करते हैं 0 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 5 को 1 से, मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं क्या चीज़ें हैं। साचर नियम गुणा वाला, यहाँ ध्यान देंगे, जैसे वहाँ पर साचर नियम लागू हो रहा था, अब हम यहाँ बात करने वाले इसमें साचर नियम लागू होता है कि नहीं होता है। साचर नियम बिल्कुल लागू होगा, आप देख लीजिए। साचर नियम क्या कहता है, जैसे 3 4 5 हमने लिया, अब हम क्या करें, 3 को पहले 4 को 5 से गुणा कर लें। देखिए 4 को 5 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 4 पंचे 20, अब 20 तिहाई 60 आ जाएगा। अब यही काम हम ऐसे कर लें, हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा 1 मिनट, एक चीज़ आप ये देखिए, एक चीज़ यहाँ देखिए। ठीक, जैसे अब देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ क्या किया, 4 को 5 से गुणा करके तब 3 से किया ना। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, 3 को 4 से गुणा करके तब 5 से करेंगे। ठीक, देखिए 3 चौक 12 और 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं आए। इसी वजह से कहा जाता है कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल में यदि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल को अन्य तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। मतलब क्या है, कोई भी, जैसे हम 3 4 को गुणा करके तब 5 से करें
वही आएगा। 5 4 को गुणा करके फिर 3 से करें तब भी वही आएगा। 3 और 5 का गुणा करके तब भी 4 से गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 3 और 5 के पहले गुणा कर ले फिर 4 का करें तब भी वही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, अभी इतनी देर से हम योग में यही बात किए थे, अंतर में भी बात किए थे। यहाँ देखिए भाग वाली बात करते हैं तो भाग में लागू नहीं होता। ठीक है, वही चीज़ जो है भाग में लागू नहीं होगा। एक बार ट्राई करते हैं, हम ऐसा काम करेंगे, वो संख्या लेते हैं, जैसे ऐसी चीज़ें लेते हैं जो आसानी से हम लोग भाग जिन पर चला जाए। ठीक, जैसे हम 8 4 और 2 ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक, पहली स्थिति हम ये लेते हैं, जैसे यहाँ हम देखिए 8 को 4 से भाग करेंगे, उसके बाद 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो देखिए 8 को हम 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहले हम 4 को 2 से भाग कर लेते हैं, 4 को हम क्या करेंगे 2 से, उसके बाद फिर जो भी आएगा उसको उससे हम 8 में भाग करेंगे। ठीक, 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब 2 चौक 8, देखिए दोनों मान में अंतर आया कि नहीं आया। कहने का मतलब भाग में ये साहचर्य का नियम लागू नहीं होता। यहाँ देखिए गुणन का साहचर्य नियम लागू हुआ, लेकिन भाग में क्या होगा, भाग में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है। भाग में साहचर्य नियम लागू नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, भाग में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ आपके सामने देखिए हमने लिख रखा है और इसी चीज़ को यहाँ पर हम समझाने का प्रयास किए। अब देखिए योग का वितरण नियम क्या होता है ये भी समझ जाइए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एक क्रम से इसी वजह से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। योग का वितरण नियम देखिए, गुणन प्रक्रिया में योग का वितरण नियम है, ये भी ध्यान रखिए। गुणा भाग दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, गुणा में जैसे देखिए 4 गुणे क्या आ जाए 2 धन 3। ठीक, यहाँ योग है और इसके साथ में गुणा। अब देखिए इसमें अगर हम ऐसे हल कर लेते हैं तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको भी। जैसे देखिए हम क्या करें 3 2 5 कर लेते। ठीक, अब 5 चौक उत्तर क्या आ गया 20। लेकिन अब आगे का मामला देखिए, आगे का मामला ये है कि हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से हल करने वाले, वितरित करके हल करने वाले। जैसे 4 एक बार 2 से गुणा किया जाएगा, 4 का एक बार 3 से गुणा किया जाएगा। देखिए 4 गुणे 2 और धन क्या किया जाएगा 4 गुणे 3। देखिए कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। आंसर कितना आया 20। कहने का मतलब इसका और इसका मान देखिए बराबर ही आया, मतलब वो भी 20 आया था, ये भी 20 आया। इस तरह से बोला जाता है गुणन का जो गुणन संक्रिया में क्या होता है, जो वितरण नियम होता है वो सत्य होता है। वितरण नियम क्या होता है इसमें सत्य होता है, वो चीज़ हम लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए 4 का गुणा हम लोग कैसे किए, पहले 4 का गुणा पहले हम इनको जोड़ करके किए। अब यही चीज़ क्या किया गया 4 गुणे 2 और धन 4 गुणे 3। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं कि वितरण नियम इस पर लागू होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से किए। ठीक, तो हम ऐसे क्रम से इस प्रकार से इसको हल कर, जैसे हल करने की बात आ जाए तो आप कैसे करेंगे, वहाँ जैसे लिखा गया वो भी आप कर सकते हैं। और एक तरीका ये जैसे आप इस प्रकार से लिखिए तो ये क्या आ जाएगा, जैसे 4 गुणे 5 आ गया तब भी 20। और यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 तब भी आ गया 20। ठीक है, तब भी बराबर आया। तो कहने का मतलब ये वितरण हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है वितरण हो रहा है। ठीक, और इसी चीज़ को आप देख सकते हैं। जबकि अब आगे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, अभी यहाँ भाग होता तो भाग में अंतर आ जाता, भाग में ये चीज़ें नहीं लागू होती। ठीक है, गुणा होगा लेकिन भाग नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आता भाग वाले के लिए। लेकिन आगे अंतर वाले का एक क्वेश्चन हम अंतर वाले का नियम भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए गुणा का घटाने का वितरण नियम। अब जैसे जैसे वहाँ पर हमने जोड़ वाला किया था वैसे घटा वाला, जैसे देखिए 5 ऋण 7 है, कितना आ जाएगा ऋण 2। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 4। अब देखिए पहले हम क्या किए, 2 को 5 से गुणा कर लिए हैं, 2 को 7 से गुणा कर लिए हैं। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 10 में से 14 चला जाएगा ऋण 4 हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, तब भी ऋण जा रहा है, अब भी ऋण 4 आया। हम अपने मन से भी लिख लेते हैं। ठीक है, हम अपने मन से क्या करते हैं, एक आध एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुणे क्या आ जाए 6 ऋण 4। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 6 में से 4 जाएगा 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। और कहीं अगर ऐसे किया जाए 2 गुणे 6 ऋण 4 को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि 2 गुणे 6 और ऋण 2 गुणे 4, तो क्या आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4। तब भी दोनों मान बराबर आया कि नहीं आया। तो अंतर में भी वितरण नियम लागू होता है, गुणन का घटाने का वितरण नियम भी लागू होता है, गुणन का जोड़ का भी वितरण नियम लागू होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्रमागत संख्या पूछी गई है, संख्याओं 20 101 यहाँ पर दिया गया 1,01,000 5,000 और 7,000
कि क्रमागत संख्या बताइए। तो क्रमागत संख्या मतलब जैसे 20 का कितना हो जाएगा, 20 का आप देखेंगे 21, 22 ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ऐसे आगे संख्या आती चली जाएगी। अब अगर 1,01,000 है तो 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000। ठीक, 5,000 है तो 5,001, 5,002, 5,003, आगे ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएगी। 700 है तो 701, 702, 703। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दिया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब यहाँ देखिए इनको फिल करना है। 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 योग का तस्मा का योग। शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य आएगा। यहाँ देखिए इनको चाहे आप ऐसे ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे ये क्रम में नियम जिससे पढ़ा गया ना 750। अब चाहे हम 750 को 895 में जोड़े, चाहे 895 को 750 में जोड़ेंगे, वैल्यू सेम आएगी। अब देखिए गुणा का तत्सम का योग, इनको 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। किसी संख्या में शून्य से भाग किया जाएगा, क्या आता है, शून्य आता है। तो शून्य की कुछ बातें जान लीजिए। जैसे किसी संख्या में एक बात ये, जैसे शून्य को किसी संख्या से भाग करते हैं तब तो शून्य आएगा, लेकिन अगर हम ये सोचें कि कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 200 है, इसको हम शून्य से भाग करते तब शून्य नहीं आएगा, तब अपरिभाषित आ जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे ये परिभाषित नहीं है। ये नहीं है कि आप चाहे जो पाइए लिख दीजिए, परिभाषित नहीं लिखेंगे। ठीक है, परिभाषित नहीं इसको लिखा जाएगा। मतलब ये है कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर परिभाषित नहीं आएगा। ठीक है, मतलब परिभाषित नहीं है ये चीज़, अपरिभाषित लिख सकते हैं। अपरिभाषित नहीं को परिभाषित नहीं को क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप, लेकिन अगर 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ रहे होंगे आप। यहाँ 0 को किसी संख्या से भाग किया गया, यहाँ किसी संख्या को 0 से भाग किया गया, तो दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ अंतर वाला जो अभी ये संबंध यहाँ पर गुणा के लिए बताया गया था, अंतर के लिए कह रहे हैं हमेशा सत्य नहीं होता है। तो ये चीज़ को अगर दिखाना है तो हाँ, मतलब क्या पूछा गया है तो सत्य नहीं होता, वास्तव में सत्य नहीं होता है। जैसे आपको दिक्कत हो तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 2 ऋण 3 ऋण 4 पीछे किया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर ये करते हैं, पीछे किया गया, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं किया गया। 2 ऋण 3 और उसके बाद ऋण 4 करते हैं। पहले कहने का मतलब पहले 3 और 4 को घटाएंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 और ऋण ऋण धन हो जाता है 1, कुल मिला के आ जाएगा 3। यहाँ देखिए 2 ऋण 3 उसके बाद ऋण 4 है, मतलब 2 और ऋण, 1 मिनट, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, 2 ऋण 3 करेंगे, ऋण 1 आएगा और ऋण 4, कुल मिला के ऋण 1 और ऋण 4 के बनेगा कितना, ऋण 5। तो बराबर नहीं आ रहा है ना, तो इस वजह से आप बताएंगे सदैव सत्य नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, क्या 2 शून्येतर पूर्णांकों के लिए ए और बी के लिए सत्य होता है, ए और बी के लिए सत्य संभव है। यह आप सोचिए कि क्या इनके लिए संभव है कि ए को बी से भाग करें और फिर से क्या आ जाए, बी मतलब ए के बराबर आ जाए। ठीक, जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो यहाँ तभी संभव है। एक कंडीशन संभव तो नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि 0, 1, 2, 3 यही सब तो शून्येतर संख्या। शून्येतर संख्या मतलब ये है शून्य को छोड़ करके, पूर्ण संख्याओं में शून्य को छोड़ करके शून्य के बाद जो आती हैं उनको बोल रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करें और उसमें वही संख्या जोड़े तो मान बराबर आए। हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ आएगा। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 को 1 से भाग करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो एक वो नहीं आएगा ना, देख लीजिए अलग आ जाएगा, मतलब 2 थोड़ी आएगा इसमें। तो इस प्रकार से ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, असंभव मतलब संभव नहीं है। ठीक, 2-4 एग्जाम्पल आप लिख करके बता सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख के बताइए। जैसे 2 को हम अगर हम 2 से भाग करें और फिर 2 जोड़ें, तब भी देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ 1 मिनट, थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में उल्टा सीधा काम हो जाता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम ए की जगह क्या मान लें, 2, और बी की जगह पे हम 1 मान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 को 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 1, क्या ये 2 के बराबर आएगा, नहीं ये तो 3 आ जाएगा ना, जबकि ये इसके बराबर आना चाहिए, मतलब 2 के बराबर आना था, नहीं आ रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मान लीजिए पूछ ले तो परेशान नहीं होना। हाँ, एक बात और, इसी दौरान हम एक चीज़ और पढ़ने वाले, परवर्ती या उत्तरवर्ती बोला जाए, अनुवर्ती भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलता है, पूर्ववर्ती। कभी भी ऐसा बोला जाएगा तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे आप, 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 9 1 10 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ 1 आ गया, 4 0 5। तो क्या ऐसा कोई आंसर है इसमें है, देखिए। ठीक, तो ये 1 जोड़ देंगे। तो चाहे उत्तरवर्ती बोले या परवर्ती बोले या अनुवर्ती, जैसे उत्तरवर्ती बोलता है, उत्तर का मतलब जान लीजिए बाद, यहाँ के लिए उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद, या फिर अनुवर्ती बोलता है, तब भी क्या होता है,
ये होगा कि एक जोड़ देना, जबकि पूर्ववर्ती के लिए हमेशा पूर्व मतलब पहले लिया जाता है, पहले इससे एक घटा दीजिएगा, एक क्या करिएगा घटा दीजिएगा, तो पीछे क्या जाएगा 49, मतलब 78,949, 78,949 इसमें आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, उपरोक्त सभी हो जाएगा। योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, क्योंकि किसी संख्या में अगर शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलेगी। इसके बाद देखिए 3 और 3 को जोड़ने पर क्या मिल जाता है 6। ये किस नियम में था आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे पूर्ण देखिए यहाँ पर, नहीं थोड़ा सा और पहले चलना होगा। वो बता क्या रहा है, वहाँ बता रहा है कि समरक नियम में देखिए दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर समरक नियम आपके सामने पहले ही दे दिया गया, इसमें दो विकल्प और होंगे, लेकिन समरक नियम दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, ये वाला होगा। और आगे और भी क्वेश्चन इसके करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया जाएगा, लेकिन अभी और चैप्टर का भी अध्ययन करना है, तो पहले हम लोग उसको भी देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग मतलब हर तरह के क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बैंक में भी होंगे, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, उन सबको भी बताया जाएगा। धन्यवाद।